नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं रिसर्चर और हमेशा डेटा पर काम करने वाले प्रत्यक्ष मिश्रा जी, पेशे से पत्रकार हैं। स्वागत और अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर बड़ी तादाद में बीएलओ जान क्यों दे रहे, क्या वजह रही, चुनाव आयोग की क्या कमियां रही। तो इन दो तीन मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे और बातचीत इसलिए ये करनी पड़ रही है कि आज यानी कल 30 नवंबर को 7 दिन का समय बढ़ा दिया। अगर ये 1.5 माह का समय लेके चलते तो शायद किसी बीएलओ की जान नहीं जाती। कम समय के अभाव में ये जान चली गई क्योंकि किसी भी व्यक्ति को 1 महीने का समय नहीं मिला। इस बात को प्रत्यक्ष जी बताएंगे कि आखिर क्यों नहीं मिला समय, क्या कारण थे जिससे 1 महीने का समय पूरा नहीं हुआ। आज आपने देखा कि मुरादाबाद के शिक्षक सर्वेश कुमार ने जब अपना सुसाइड लेटर जारी किया, रखा जब उनकी मौत के बाद, तो देखा गया तो उसमें उन्होंने लिखा कि अगर कुछ समय और होता तो मैं आज मरता नहीं। तो एक बात साफ हो गई कि समय के अभाव के चक्कर में जाने बड़ी तादाद में गई। यह आंकड़ा धीरे धीरे 50 के आसपास पहुंचने वाला है। और इतनी जाने के बाद जब 10 सांसद टीएमसी के मिले तो चुनाव आयोग ने उन्हें यह कहा कि आप देर से आए हो। अब तो 7 दिन और बढ़ा दिए। 28 तारीख को आने वाले व्यक्ति से कह रहे हैं कि आप देर से आए हो। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई मौतों को लेकर, लेकिन सर्वोच्च अदालत के सम्मान को हम बरकरार रखते हुए ये जरूर कहेंगे कि अदालत ने ऐसा कोई गंभीर निर्देश और आदेश जारी नहीं किया जिससे चुनाव आयोग की चूलें हिल जाती। और जब चुनाव आयोग की चूलें नहीं हिली तो चुनाव आयोग पर इन सब चीजों का कोई असर पड़ा नहीं और वो मन माने दबंगई, कनपटी पे कट्टा लगाकर, एफआईआर का भय दिखाकर एसआईआर कराता रहा। एफआईआर का भय दिखाकर एसआईआर कराता रहा, नोटिस देता रहा। और कल जब नोएडा की एफआईआर की बहुत चर्चा हुई तो कल चुनाव आयोग के ट्विटर हैंडल पर नोएडा डीएम जो ज्ञानेश कुमार की बेटी है उनकी वाहवाही शेयर की गई ताकि यह पता लग जाए कि उनकी बेटी का बहुत अच्छा काम था, मीडिया ने गलत रिपोर्ट चलाई। और इन मौतों का अगर आंकड़ा ईमानदारी से मीडिया 1 नंबर में दिखा देता, मेन स्ट्रीम मीडिया साबित कर देती, तो शायद ये एसआईआर रुक भी जाती। लेकिन अपना अपना रोल है सबका। प्रत्यक्ष जी, पहले तो ये जानना चाहेंगे कि मौतों का क्या आंकड़ा है, क्या उम्मीद है, कितने लोगों की अब तक मौत की खबरें हैं और लगातार मौतें हो रही हैं, फिर हम कारण पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी। बहुत दुख की बात है कि मतलब जो हमारे बीएलओ हैं वो भी हमारे देश के नागरिक हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने उनके प्रति जो असंवेदनशीलता दिखाई है, पता नहीं मतलब किस दर्जे की उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन आज जो आपने भी जैसे बोला कि जो 7 दिन का समय बढ़ाया गया है, तो इससे बिल्कुल राहत तो मिलेगी। लेकिन बुनियादी सवाल वही है कि जो एसआईआर की जो प्रक्रिया है, जो बुनियादी बुनियाद है एसआईआर की, वो पूरी तरह से असंवैधानिक है। तो हाँ, ये ज़रूर बात ठीक है कि जो 7 दिन का समय बढ़ाया गया है, तो जितने बीएलओ की आत्महत्या हुई है, उसमें कमी आएगी। और मैं तो कहता हूँ कि आपने बिहार से कोई सबक नहीं सीखा। ये बात आप गांठ बांध लीजिए कि चुनाव आयोग ने बिहार में जो एसआईआर कराया, उससे कोई सबक नहीं सीखा है। 1-2 चीज़ छोड़ के, जैसे एन्युमेशन फॉर्म का जो चरण था बिहार में हुआ, तो उस समय दस्तावेज माँगे गए। इस बार ये हो रहा है कि जो 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है, उसमें कोई दस्तावेज एन्युमेशन के चरण में नहीं माँगा जा रहा है। आपने, चलो बिहार का समझ आता है कि आपने 1 महीने के अंदर वहाँ पे कराना था, 2-3 महीने के अंदर पूरा एसआईआर आपको निपटाना था क्योंकि चुनाव था। लेकिन जिन 12 राज्यों में अभी एसआईआर हो रहा है, वहाँ पे ऐसी कोई जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपने जब पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चुनाव आयोग ने लगभग 27-28 अक्टूबर के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद इन्होंने कहा था कि हम जो है 28 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच एन्युमेशन फॉर्म सभी प्रिंट कर देंगे जिन भी 12 राज्यों में एसआईआर होना है। अब आप ये समझ के चलिए कि 51 करोड़ आबादी है जिन राज्यों में, 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है। और जो डेडलाइन थी, प्रिंट होने की जो डेडलाइन थी एन्युमेशन फॉर्म की, तब तक केवल आधे, मतलब 50%, 25 करोड़ एनिमेशन फॉर्म ही प्रिंट हो पाए।
तो अब ये आप मतलब समझ सकते हैं कि जो चुनाव आयोग का कितना बड़ा फ़ॉल्ट है बीएलओ की आत्महत्या कराने के लिए। जब ये पूरा चरण स्टार्ट हुआ, एन्युएशन फॉर्म का जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ, तो हमने कई राज्यों में देखा, जैसे यूपी की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें या गुजरात की बात करें या राजस्थान की बात करें, 15 नवंबर तक एन्युएशन फॉर्म बीएलओ के हाथ में आ ही नहीं थे। वो कह रहे हैं कि मेरी जो ड्यूटी है, वो ऑडियो आपने भी सुना होगा शायद, कि 12 में ड्यूटी लगी है और फॉर्म आ रहा है उनके पास 15 नवंबर में या 16 नवंबर के आसपास। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कैसे मतलब चुनाव आयोग ने अपनी कमी को छिपाते हुए बीएलओ पे कैसे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है। दूसरा, एक जो ये एसआईआर की जो बुनियाद है वो सबसे गलत है, क्योंकि इसमें ये कहना कि आपको एनिमेशन फॉर्म भरना पड़ेगा वरना आपका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसा कभी भारत में पहले हुआ ही नहीं था। 2003 में ऐसा हुआ नहीं था, जो चुनाव आयोग लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहा है। 2003 में घर-घर बीएलओ गए थे और उनका सामान्यकरण एक तरह से जो वोटर लिस्ट थी उसको डिजिटल किया गया था और कुछ नहीं हुआ था। कोई डॉक्यूमेंट उनसे नहीं माँगा गया था। पहली बार ऐसा हो रहा है, बिहार में ऐसा हुआ, अब पूरे 12 राज्यों में ऐसा हो रहा है कि जहाँ पर एनिमेशन फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और एनिमेशन की जो तारीख है, वो इतना कम समय आपने दिया हुआ है, इतना बड़ी यूपी इतनी बड़ी आबादी है, एमपी, राजस्थान इतनी बड़ी आबादी है, जहाँ पे कोई संभावना ही नहीं है कि 1 महीने के अंदर आप एनिमेशन का जो चरण है, उसको समाप्त कर दें। अब इसमें दूसरी चीज़ आती है, जो बीएलओ हैं, ये जो बीएलए हैं, उनको प्रशिक्षण आपने दिया नहीं है, कोई इनकी ट्रेनिंग नहीं हुई। बीएलओ कौन है? जिसकी जो पंचायत सचिव है, वो बीएलओ है और उसकी जो सैलरी है वो कितनी है? केवल 6,000 महीना। नहीं आप इसको नहीं, मैं मतलब मेरा मेरा यहाँ एक सवाल है कि जी। प्रेशर में क्यों है ज्ञानेश कुमार? सैलरी डबल करनी पड़ गई और इसका 2 अगस्त को ऐलान हो गया और फिर कल से 2 दिन से इसकी बड़ी जोर शोर से मीडिया में प्रचार प्रसार हुआ है। क्यों है इतने प्रेशर में? क्या मौतों की वजह से? देखिए बिल्कुल, देखिए जो अभी सैलरी डबल करने वाली जो बात है, मैंने एक जगह देख रहा था, वो अभी का रिसेंट का सर्कुलर नहीं है। वो कुछ महीने पुराना है। तो अभी उस पे हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे जो लग रहा है वो पुराना सर्कुलर है और चुनाव आयोग ने ही रिसेंट में अब उसको हो सकता है दोबारा अपलोड कर दिया। तो उसका कारण, ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी, कि इसी वजह से कि जो बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं और लोगों के अंदर भी एक तरह से सेंटिमेंट उनके चुनाव आयोग के खिलाफ बन गए हैं, तो उसको किसी हद तक कम किया जा सके, इसमें तो कोई संदेह की बात ही नहीं है। लेकिन जो मैं जिस बात को कह रहा था कि जो बीएलओ है, उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं की, और बीएलओ में कौन है? जो पंचायत सचिव हैं, पंचायत सहायक हैं, जिनकी सैलरी 6,000 रुपए महीना है, अनुदेशक हैं, जिनकी सैलरी 8,000, 10,000 है और सैकड़ों किलोमीटर दूर आपने घर से डाले हुए हैं। नगर निगम के कर्मचारी फॉर्म भरवा रहे हैं, उनको कोई टेक्निकलिटी का ज्ञान नहीं है। और जो शिक्षक हैं, उनकी भी ऐसा नहीं है कि सभी को इसके बारे में टेक्निकल ज्ञान हो। जो शिक्षक है उनकी भी लगभग 55 साल की उम्र है, 60 साल की उम्र है। कहाँ नोकिया 1200 वो फ़ोन चलाते थे, आज स्मार्टफ़ोन चला रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूरा टेक्निकल चीज़ से जागरूक हो। तो सवाल इसमें यही है कि आपने बीएलओ को कोई पूरा प्रशिक्षण नहीं दिया। और मिसाल जी, एक सबसे बड़ी बात इसमें ये है, जो एनिमेशन फ़ॉर्म है, मैंने वो भरा है और मैंने देखा है। मतलब ऊपर का जो एक कॉलम है, उसको तो भरना कोई कठिन काम नहीं है, जिसमें माता-पिता का नाम है, आधार नंबर है आपका, उसमें कोई कठिन काम नहीं है। लेकिन 2003 की जो मैपिंग लिस्ट है, इतना टिपिकल है, आपको समझ ही नहीं आएगा। मतलब देख के आपका दिमाग में चकरा जाएगा कि ये क्या दे रखा है, किसका नाम भरना है? उसमें दे रखा है कि संबंध और संबंधी। अब संबंधी का मतलब क्या होता है? माता-पिता से संबंध दिखाना है, किससे दिखाना है? इसके बारे में जो चुनाव आयुक्त है और जो यूपी के जो चुनाव आयुक्त सीईओ हैं, उनको तक उसके बारे में कोई क्लियरिटी नहीं है। वो कह रहे हैं कि अगर आप इस सेक्शन को छोड़ भी देंगे, तो भी आपका जो नाम है ड्राफ्ट रोल में आ जाएगा। अब आप इसमें एक खेल समझ के चलिए, इसमें क्या है? मैं इसलिए एसआईआर को एनआरसी कहता हूँ, इसके पीछे का कारण ये है, आप जब फॉर्म भरेंगे, एनिमेशन फॉर्म भरेंगे और आपने जो 2003 की जो मैपिंग लिस्ट है, अगर उससे कोई लिंक नहीं दिखाया, आपका नाम 16 दिसंबर को, अब पहले 9 दिसंबर को आना था, 7 दिन बढ़ा दिया है, तो 16 दिसंबर को जब ड्राफ्ट रोल आएगा, तो उसमें आ तो जाएगा, लेकिन आपसे डॉक्यूमेंट माँगा जाएगा कि आप इस देश के नागरिक हो या नहीं हो, अब आप हमें प्रमाण दीजिए। तो जो घूम फिर कर जो सवाल आ रहा है, वो नागरिकता साबित करने पे ही आ रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट में भी इस चीज़ को बोला गया,
सिंघवी साहब की तरफ से, कपिल सिब्बल साहब की तरफ से कि भाई जो बीएलओ है, बीएलओ एक शिक्षक है, उसको तो कोई अधिकार नहीं है। चुनाव आयोग तक को किसी भी नागरिक की नागरिकता को लेकर कोई अधिकार नहीं है। जो आरपी एक्ट के मतलब कोई अधिकार नहीं है। अगर किसी को चुनाव आयोग को शक है तो वो गृह मंत्रालय को उसके बारे में भेजेगा, गृह मंत्रालय से स्पष्टीकरण भेजा जाएगा। तो ये जो पूरी बुनियाद है एसआईआर की, वो पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, बिहार में आपने किया, लेकिन जो 12 राज्य हैं, उसमें तो आपको इतना समय है। आप 3 महीने का समय दीजिए कि एनुमेशन फॉर्म आराम से भरिए, कोई प्रेशर किसी पे मत डालिए। लेकिन आप पूरा हड़बड़बाजी कर रहे हैं, पता नहीं किस बात की, मतलब कि ऐसा लगता है कि जैसे शायद पृथ्वी घूमना बंद कर देगी, या हो सकता है जैसे कल को गृह मंत्रालय बंद हो रहा है। बड़ी बात कह रहे हैं आप। गृह मंत्रालय क्यों बंद हो जाएगा? दूसरा सवाल मेरा यह है कि सैलरी डबल कर दी, फिर ये 7 दिन क्यों बढ़ाई? क्या वास्तव में प्रेशर में ज्ञानेश कुमार? देखिए, इसकी वजह सबसे बड़ी ये है, जो चुनाव आयोग को जो एक नोटिस होता है, जो नोटिफिकेशन होता है, एक जो हर रोज वो शाम को जारी करता है, जिसमें वो बताता है कि हमने कितना कवरेज किया है 12 राज्यों में। उसमें आप जो यूपी का आंकड़ा देखेंगे, मैंने जैसे वो चेक किया, तो वो 61% है। मतलब यूपी में जो फॉर्म का डिजिटाइजेशन हुआ है, वो 61% हुआ है। 100% आपको, मतलब कैसे न कैसे उनको तो 100% दिखाना है, 98 दिखाना है, जो भी दिखाना है उनको। तो अभी तक कितना हुआ है? दिन आपके पास है नहीं, गिने-चुने 4-5 दिन आपके पास बचे हैं, तो आप उसमें क्या कर पाएँगे? और आज जो यूपी के सीईओ हैं, मैं उनका एक इंडियन एक्सप्रेस में इंटरव्यू पढ़ रहा था, तो उसमें वो कह रहे थे कि देखो, कोशिश तो हम करते हैं कि डेडलाइन तक समाप्त कर दें, अगर नहीं होता है तो हम चुनाव आयोग से समय माँगेंगे। और वो भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि बीएलओ के पास जो है बहुत प्रेशर है। वो भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं हो सकता है कि उन्होंने बात की हो, या एक आध जो राज्य है जो इसमें पिछड़ रहा है एनिमेशन फ़ॉर्म में, उन्होंने बात की है। तो ये सब उसी चीज़ का परिणाम है कि 7 दिन का समय बढ़ाया गया है। लेकिन इससे मतलब चीज़ें थोड़ा हो सकता है कि कम हो जाए, लेकिन बुनियाद जो है ना, वो पूरी तरह से गलत है। जो संविधान के खिलाफ है, जो भारतीय जो लोकतंत्र है, उसके खिलाफ है। हमारी जो भारतीय लोकतंत्र वो ये कहता है कि हमें हर व्यक्ति को जो वैध है उसको इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड नहीं करना है। लेकिन एसआईआर जो प्रक्रिया है, इसमें जो शर्त है, 2 शर्तें, कि जब तक आप एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरोगे, आपका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा। ये बिल्कुल असंवैधानिक है। आपको क्या दिख रहा है इसमें? वजह क्या है मौत की जो सबसे बड़ी? क्या वजह रही? एक पूरा, जैसे अभी हम जो चर्चा कर रहे थे कि 3 बड़े कारण हो गए इस आपकी स्टोरी में। पहला, इतनी आपाधापी क्यों थी? क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव था? अगर बंगाल को अलग कर दें, बंगाल में भी अभी अप्रैल मई में होगा चुनाव, तो इतना जल्दी क्यों थी? अगर वहां भी जनवरी फरवरी में हो पाता तो कोई इशू नहीं था। ये तो नहीं था कि जनवरी में आचार संहिता लगने जा रही है। यूपी में तो 27 में, मध्य प्रदेश में 28 में, राजस्थान में 28 में, तमिलनाडु और बंगाल में जल्दी है चुनाव, केरल में जल्दी है। तो इतनी हड़बड़ी में था, ये आपने बता दिया। आपने बता दिया कि जो फॉर्म 10 दिन लेट मिले तो काम ही 20 दिन हो पाया। और चुनाव आयोग की वेबसाइट ने पहले ही दिन ये डेटा दे दिया कि हमने 99.5% फॉर्म बांट दिए। पहले ही दिन से ये दर्ज है। तो वो बटे कैसे? वो डेटा कहां से आया? इतना झूठ बोलने के बाद आज भी अगर आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करने चले जाओ, आज भी 20% लोग ये कह देंगे हमारे पास फॉर्म नहीं आया है। तो वो 99.5% का आंकड़ा कहां से आया? तीसरी बात, इतना हड़बड़ाहट में थे कि तुम्हें सैलरी डबल का दोबारा विज्ञापन देना पड़ा सब अखबारों को, ताकि ये जो मन में भय है वो रुके। जब तुमने 2 अगस्त को एक लेटर जारी किया, प्रेस रिलीज जारी की, पीआईबी ने जारी किया, और उसके बाद 26 तारीख से फिर अखबारों में छपवाया, क्यों? जब अंतिम स्टेज पे फंस गए तो 7 दिन की डेट बढ़ा दी। लेकिन इस दौरान जिनकी जान चली गई उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सर्वेश की जिम्मेदारी कौन लेगा, जो आज ही ये कह रहा है कि अगर कुछ समय और होता तो मैं भी जिंदा रह लेता, मेरे भी जीने का मन बहुत है, लेकिन क्या करूं, समय बचा नहीं।
प्रत्यक्ष। जी, बिल्कुल मिश्रा जी, आपने जो सवाल किया वो तो बिल्कुल बहुत गंभीर सवाल है। अब देखिए, जो ज़िम्मेदार संस्थान की हम बात करें या लोगों के जो ज़िम्मेदार लोग हैं, चाहे वो नेता हों, उनकी हम बात करें, वो अब धीरे-धीरे गायब होते जा रहे हैं। चाहे वो नोटबंदी की लाइन में लोग मर जाएँ, चाहे आप खाद की लाइन में लोग मर जाएँ, कोविड की लाइन में लोग मर जाएँ, कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये बात तो तय हो गई है। अब जो आपने कहा कि बीएलओ की जो मौत का जो सबसे बड़ा कारण है, मैं उसी सवाल पे आना चाहूँगा। उसका एक जो कारण है, वो बिल्कुल स्पष्ट तौर पे हमें नज़र आता है, वो है एनिमेशन फ़ॉर्म। जो बीएलओ एनिमेशन फ़ॉर्म को ठीक से नहीं भरवा पा रहे और ये पूरा मैंने ग्राउंड पे भी देखा है कि जो बीएलओ है, वो उसको ठीक से नहीं भरवा पा रहे क्योंकि जो ऊपर का जो सेक्शन है, उसको तो कोई भी भर देगा, लेकिन जो मैपिंग करना है, वो ज़रूरी चीज़ इन्होंने बना दी है। 2003 की लिस्ट से अगर आप मैपिंग नहीं करेंगे, तो फिर आपको डॉक्यूमेंट की शर्त होगी और डॉक्यूमेंट आपको माँगा जाएगा 16 दिसंबर में और उसके लिए जो यूपी सरकार है, उसने प्रावधान ये कर दिया है कि जो आधार कार्ड है, अब जो उसके आधार पे आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन सकता। तो मतलब ये ना कहीं न कहीं चीज़ें इंटरलिंक हैं। तो बीएलओ की मौत का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि जो प्रशिक्षण है वो बीएलओ को नहीं दिया गया है। इतनी टेक्निलिटी है एन्यूमेशन फ़ॉर्म में, एसआईआर में कि बीएलओ को 1 दिन में 2-4 दिन में कोई खाना पूर्ति करके ट्रेनिंग नहीं हो सकती। उसके लिए 15 या 20 दिन या महीने भर का समय चाहिए। जैसा आपने भी बोला कि वेस्ट बंगाल, केरला वगैरह 1-2 राज्य 2-3 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे 2026 में जल्दी ही चुनाव होने हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पे ठीक है कि आप उन राज्यों को 3 महीने का समय दे दीजिए या 4 का दे दीजिए। कम से कम आपने जो पूरी की शर्त लगा दी कि सभी में 1 महीने का समय होगा और उसी में आपको एनिमेशन फ़ॉर्म भरना है। तो ये तो मतलब बिल्कुल असंवेदनशीलता है बीएलओ के प्रति। उसका भी घर-परिवार है, उसके भी बच्चे हैं। तो ये सब पूरी मतलब चुनाव आयोग की कहीं न कहीं असंवेदनशीलता है और आपाधापी है, हड़बड़ी है, गड़बड़ी है, अब ये भगवान जाने क्या है। अब ये लोग ही जानते हैं। चलो अब देखते हैं जी। क्या होगा। फिलहाल तो आपने बताया है विस्तृत बिल्कुल। लोगों को खबर देखनी चाहिए और लोगों को समझना चाहिए। मेरा तो मकसद ये है कि लोगों की जान कैसे बचे। जो मर गए उनके परिवार में त्राहि-त्राहि मची है। जो अंतिम दौर में थे, वो भी त्राहि-त्राहि मचाए हुए थे, अब 7 दिन का मौका मिल गया है। तो शायद कुछ राहत महसूस हो और जा रही जानों पर कुछ विराम लगे। लेकिन इस समय सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है ज्ञानेश कुमार की, कि जब तुम्हें इतना ही सब कुछ करना था तो पहले ही समय लेके चलते और कहते 31 दिसंबर तक ये काम पूरा कर दो, शायद तो किसी की जान नहीं जाती। फिलहाल प्रत्येक जी आपका बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद। आपने हमें समय दिया। फिर किसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।